जो भी महादेव के भक्त हैं या परमठ जाते हैं, तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं पहली बार अपने दोस्त के साथ गया, ज़बरदस्ती लेवा गए, और उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ देखी, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो मेरे लिए मेरे महादेव सर हैं। मैंने भी एक दिन सोच लिया आप सिर्फ पढ़ ही लेती हूँ, तो वो कहते गए और मैं पढ़ती गई, वो कहते गए और मैं पढ़ती गई, आगे भी वो कहते जाएंगे और मैं पढ़ती जाऊंगी और इसी तरह आऊँगी। थैंक यू सो मच। और 1.5 साल लग गया कि ये समझाने में कि नहीं भाई भागना पड़ता है। आपने कहीं पर कोटेशन पढ़ी होगी कि आप भागो, भाग नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो। लेकिन उस दौर पे समझ में आया नहीं भाई, रेंगने वाले को लोग कीड़ा ही समझते हैं। आपके हाथ टूटें, पैर टूटें, कितना भी दर्द हो, भागना पड़ता है। क्योंकि ये दुनिया जितनी तेज़ घूम रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है, और आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। चोट लगती है, सब कुछ होता है, पर दौड़ते रहना है। हाँ, और एक बात मैं लड़कियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया कि लड़कियों के पास एक टाइम बाउंडेशन लग जाता है, तो अगर आपको मौका मिला है कि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें और सिलेक्शन दें, अपना भविष्य अच्छा बनाएं। थैंक यू। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात को समाप्त करूँगी कि प्रभु दया से बुद्धि ज्ञान हर एक जीव में होता है, करता है कौन प्राप्त कितना निर्भर प्रयास पर करता है। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप लोग सुबह उठते उठते तुरंत व्हाट्सएप या फेसबुक जरूर चलाते होगे, है ना। फेसबुक ऑन करिए, उसमें टाइप करिए अर्थ अकेडमी, ओके, और फोटोज़ वाले कॉलम पे जाइए। सर की 3 सितारा वाली फ़ोटो है, उसको दिन में 3 बार देख लीजिए, उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। मेरे पथ पर फूल बिछाकर दूर खड़े मुस्काने वाले दाता ने संबंधी पूछा, तेरा नाम मैं पहन लूँगा। मेरे जीवित अरमानों पर हंस हंस कफन उड़ाने वाले, यदि वरमाला हाथ लगी तो इसका श्रेय मैं तुझे ही दूंगा। और भी लाइन है, वो सुनाऊंगा मैं भी। And heartily congratulations to all those who has been recently selected in CHSL and all the recent conducted examinations, and those who have come with their parents and those who have come alone. So all the very heartily congratulations to everyone. And मैं चाहूँगा कि हमारे और आप सभी के गुरु मिस्टर रोहित प्रताप सिंह स्टेज पर आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। संस्था के आगे के जो भी सफलतम प्रयास है उसमें एक और चरण आज जुड़ गया है। इसका श्रेय मैं पूरी तरह से अपने बच्चों को ही देना चाहूँगा, साथ साथ उनको माहौल प्रोवाइड कराने के लिए उनके पेरेंट्स और जो भी उनके सहयोगी रहे उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज के इस संघर्ष के माहौल में चाहे परिस्थितियाँ जो भी रही हों और चाहे खराब और जो अच्छी रही हो, गवर्नमेंट जॉब पाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। याद रखिएगा, कभी भी इसको पड़ाव नहीं माने। और आज जो बच्चे चयनित होकर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करेंगे, बताएंगे, उनसे आप यही सीखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और उनको क्रॉस करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। मैं पिछली कुछ क्लासेस में देख रहा था और बता भी रहा था कि बच्चे आजकल कुछ चीज़ों को अपने तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में उनको एक चीज़ जोड़ी गई कि आप ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। तो अब वो करते क्या हैं, आज थोड़ा लेट से उठें, आज ऑनलाइन देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को ऐड करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपडेट करिए, ना कि रिप्लेस करिए। अच्छी लेना, बुरी छोड़ना, यही आदत होगी। जो बच्चे आज चयनित हुए उनसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था मैं और उनसे पूछ रहा था। उस बीच ये क्लियर बात है कि जिन्होंने गैप किए हैं उनको वो समय लगा, और या कुछ साथ के लोग हैं जो आगे जाकर सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अगर वो समय ना वेस्ट किया होता, ना बर्बाद किया होता, तो शायद उससे पहले भी चयन हो सकता था। इस सीरीज में मैं बच्चों से ही आज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि वो सभी बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें।
मैं तो रोज़ डेली आपके बीच उपलब्ध रहता हूं और उन सभी समस्याओं को टैकल भी करता हूं, साथ साथ उनके अनुभव को बताकर, अपने अनुभव को शेयर करके आपकी समस्याओं को दूर करता हूं। पिछली क्लास में जैसा बताया गया था कि आप अपने आप जैसा कुछ सोचिए, बाद में आपको मौका मिलेगा कि आप जो बच्चे चयनित हुए उनसे कुछ सवाल भी कर सकें और पूछ सकें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो समस्याएं आपकी हैं वो सिर्फ आपके मध्य नहीं है। मैं बुलाना चाहूँगा शशांक शुक्ला, जो कि अपने पेरेंट्स के उपस्थित नहीं है लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, वो उस स्टेज पर आए। शशांक यहाँ नहीं है लेकिन मैं उनके पिता से चाहूँगा कि वो कुछ दो शब्द कहें कि क्या उनके बच्चे ने समस्याएं झेली हैं और उसके बाद भी जिस जुनून के साथ, जैसा मैं अभी एक्सपीरियंस पूछ रहा था, बड़े जुनून के साथ लगे रहे। एक हिंदी माध्यम की स्टडी के बाद भी जो बच्चे कई बार कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं नहीं, मैं नहीं निकल पाता हूं, उसके बाद भी शशांक ने बेहतर किया और आगे भी अगले पदों पर भी चयनित होंगे। हेलो, आए हुए सभी अतिथियों एवं बच्चों को एवं गुरुजनों को मैं अभिनंदन करता हूं। शशांक शुक्ला एक जुनून पैदा था उस पर कि हमको एसएससी निकालनी ही है, एक जुनून के साथ उसने जो है निकाला। थैंक यू। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और लोगों को जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो चयनित हो चुके हैं, मैं सबको बुलाना चाहूँगा। अगला नाम है दीपाली ठाकुर, जो कि फाइनली सिलेक्टेड हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में। मैं दीपाली से चाहूँगा कि बीइंग अ गर्ल, जो गर्ल्स के साथ कुछ समस्याएं आती हैं उनके बावजूद भी उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है, कुछ शब्द कहें जिससे उनके बीच उनके साथ के पढ़े हुए और पढ़ने वाले बच्चे मोटिवेट हों। दीपाली। A very good afternoon to one and all present here. It's an honor and pride to be a part of this academy. I am so privileged कि मैं भैया की स्टूडेंट हूँ एंड मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि एसएससी क्या है, कैसे आगे पढ़ना है, और भैया ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। बहुत न्यू थी मैं, मेरी शादी हो चुकी थी, 5 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ आए एंड उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी भी सोसाइटी की परवाह नहीं की और बहुत सपोर्ट किया। भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कुछ भी नहीं आता था मुझसे, बस मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके, भैया आपको याद होगा कि ऐसा हो गया है, भैया ये बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए, सब कुछ बताया उन्होंने और मैं आपके सामने यहाँ हूँ। मैं अपने फादर इन लॉ के लिए कहना चाहूँगी कि इन लॉ तो सिर्फ एक वर्ड है, पिता हैं आप मेरे, एंड बहुत सपोर्ट किया आपने मुझे। गर्ल्स से कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं जिन्हें हम फेस करते हैं और हमें उनसे आगे निकलना है। बहुत से लोग कहते थे इनकी बहू सिर्फ पढ़ती रहती है। मैंने भी एक दिन सोच लिया आप सिर्फ पढ़ ही लेती हूँ, तो वो कहते गए और मैं पढ़ती गई, वो कहते गए और मैं पढ़ती गई, आगे भी वो कहते जाएंगे और मैं पढ़ती जाऊँगी और इसी तरह आऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी श्रृंखला में अगले स्टूडेंट जो कि चयनित अमन स्टेज पर आए। मैं चाहूँगा अमन से कि 2017 में आए और आज मैं जब बच्चों का रिकॉर्ड ले रहा था तो एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि सभी बच्चे 2017 में जिन्होंने संस्था ज्वाइन की, ये सभी 2017 बैच के ही, तो 2018 के लिए रिजल्ट आने के बाद चयनित हुए। आयोग की ये स्थिति और दुर्भाग्य ये है कि रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है, नहीं तो वो सितारे बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएं और आप भी उनमें से देख सकें कि समय नहीं लगता। हमारे भी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं या जो लोग इस
फेलिसिटेशन के प्रोग्राम को बाद में यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं उसमें टाइम लगता है। एक चिड़िया को घोंसला बनाने में भी समय लगता है, आदमी को कुछ भी एक्सपीरियंस करने में टाइम लगता है। तो जब भी आपके बच्चे हों आपके मदर, उनको लगे कि आपको कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इस अपने ऊपर से हटाइएगा और सोचिएगा कि समय हर चीज़ में लगता है। अमन से चाहूँगा एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि और जो बच्चे हैं जो भी चीज़ें स्टेप टू स्टेप हुई हों और उनके मध्य उन्होंने संस्था के साथ जो एक्सपीरियंस किया हो वो बताएं, ताकि हमारे बीच जो भी बच्चे उपस्थित हो वो गलती ना करें जो किसी बच्चे से कोई एक गलती हो जाती है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चा कोई गलती करता है, अगर वो सारी गलतियाँ हमें एक बार में पता चल जाएँ तो फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी और हम बहुत जल्दी चयनित हो जाएंगे। अमन। थैंक यू भैया। अभी 10 मिनट पहले खुद को रिवाइंड कर रहा था कि अभी पूरी मेरी जर्नी कैसी थी, क्या थी। तो मुझे मैथ का वो क्वेश्चन याद आ रहा है जिसमें एक बंदर होता है, वो 1 मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट 2 मीटर नीचे गिर जाता है। और आज अपनी ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि n नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स मैंने फिल किए होंगे अपने इस अभी तक की जर्नी में, और बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिसमें लगा कि हाँ हो जाएगा, हो जाना चाहिए, बस 1 नंबर, किसी में 1.25 नंबर, किसी में फिजिकल में 1-2 सेकेंड का अंतर, लेकिन नहीं हुआ। आज जब यहाँ खड़ा हूँ तो लग रहा है कि हाँ शायद वो बंदर किसी ना किसी पोल पे चढ़ गया है। तो यही है। अब 2016 में एज अ बैंकिंग स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था, और ट्रिपिकल बैंकिंग बोलूँगा क्योंकि बैंक पीओ का इंटरव्यू था और नॉर्मली हम लोग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाते हैं। तो उसमें था कि मैंने बोला कि नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो वहाँ से क्वेश्चन आया हाउ मैनी, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो मैंने कहा कि यूपीएससी है, एसएससी है, एनटीपीसी है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएससी। मैंने कहा स्टाफ सर्विस कमीशन। तो मुझे एसएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था क्योंकि बैंकिंग करना था और बैंकिंग ही सोचा था। पर 2016 में इंटरव्यू के बाद जब नहीं हुआ तो क्योंकि यहाँ पढ़ने लगे थे यहाँ पर, तो एक एसएससी का थोड़ा सा कीड़ा अंदर चला गया था कि नहीं एसएससी करना है। तो फिर मेरी जगह शायद कोई और होता तो कि नहीं अब बैंकिंग ही देखते, तो मैंने कहा नहीं अब एसएससी करते हैं। एसएससी में जब भैया के यहाँ आए तो एक होता है ना कि आप एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ सीखते हैं भैया से। तो एज ए स्टूडेंट तो कॉन्सेप्ट मैथ के जितने भी सवाल है वो सब सीखे, पर एज अ पर्सन भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे अपनी पर्सनालिटी में मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे प्लस पॉइंट हैं, ये मेरे माइनस पॉइंट हैं, पर जब भैया से एज अ पर्सन सीखने का मौका मिलता है तो आप बता नहीं सकते कि माइनस पॉइंट क्या है। भैया से सब कुछ प्लस ही मिलता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, मैं कहता हूँ हाँ 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 हो सकता है, बट सूरज का क्या, वो तो चारों तरफ से जल रहा है, उसका इतना बड़ा हो रहा है कि 9-10 ग्रह तो रोशन हो ही रहे हैं। ऐसे भैया का अगर देख लें तो भैया का इतना बड़ा हो रहा है कि हर साल कम से कम 100-200 तो सिलेक्शन तो हो ही जाते हैं। तो यही है, भैया से यही सीखने को मिलता है। 2016 में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, भैया से सीखने को मिल रहा था। 17 हुआ, 17 में लगा कि हाँ हो जाएगा, हुआ भी, पर डिस्क्रिप्टिव से बाहर हुए। फिर उसके बाद मुझे याद है 17 का मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहा था, सब कुछ बढ़िया था कि ठीक है, पर उसी टाइम एक ऐसा ब्लैक डे आया 18 जून 2018, जब सुबह सुबह पता चलता है कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं है, लगभग 1.5 साल लगे खुद को समझाने में, क्योंकि आई एम द ओनली वन चाइल्ड, और 1.5 साल लग गया कि ये समझाने में कि नहीं भाई भागना पड़ता है। आपने कहीं पर कोटेशन पढ़ी होगी कि आप भागो, भाग नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो। लेकिन उस दौर पे समझ में आया नहीं भाई, रेंगने वाले को लोग कीड़ा ही समझते हैं। आपके हाथ टूटें, पैर टूटें, कितना भी दर्द हो, भागना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया जितनी तेज़ घूम रही है ना उससे कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है, और आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। चोट लगती है, सब कुछ होता है, पर दौड़ते रहना है। फिर लगभग 1.5-2 साल लग गया इस चीज़ को कवर करने में। उस बीच बहुत से एग्ज़ाम, एसएससी था, मेन था, 18 में मेंस में नहीं हुआ, 19 पेंडिंग है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरी में बस इतना ही कहेंगे कि एसएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिनका तुरंत सिलेक्शन हो जाता है, आए सिलेक्शन लिए और चले गए। जैसे कहते हैं ना कि एक किसी ने कहा है कि एक वो थे जिनके घर के बाहर ही था मंजिल का कारवां, मतलब आए घर के बाहर निकले, मंजिल मिली और चल दिए। और एक हम हैं
जिसके सफ़र में लिखा है पूरा जहां, कि घूम ही रहे हैं, अभी सब मंजिल नहीं मिली, पर चलते रहना है। और आखिरी में जो जिन लोगों का सफ़र लंबा है, जो लोग एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, तो उनसे बस इतना ही कहेंगे कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, तो पत्थर आम के पेड़ में ही मारे जाते हैं, बबूल में कोई पत्थर नहीं मारता, क्योंकि उन्हें बबूल को सिर्फ बड़ा किया जाता है और काट के बेच दिया जाता है। आम को लोग नहीं काटते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उसका वक्त आएगा तो फल वही देगा। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में कपिल, जो कि जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिला, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज के बावजूद भी इस पद को पाया है। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल। रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। हर चीज़ अपने तरह से होती है। पिछली बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हमारे एक स्टूडेंट ने कविता लिखी थी, जिसको मैं पढ़ता हूँ और अक्सर देखता हूँ, कि समय तो लगता है शिखर पर जाने में। इस प्रोग्राम के एंड तक मैं पूरी सुनाऊंगा एक एक स्टेंजा करके। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, समय तो लगता है शिखर पे जाने में, शिखर पे जाने में, पंछी को उड़ने में, चिड़िया को चींटी को चढ़ने में, महल बनाने में। समय तो लगता है शिखर पर जाने में। मैं चाहूँगा कपिल, आप जल्दी में हैं, मैं चाहूँगा कपिल से अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और इस 2 मिनट में प्रयास करें कि बच्चों को उस रीढ़ की हड्डी, उस दुखती की नब्ज को पकड़ लें जहाँ वो गलती करता है और वो गलती ना करे। हमारी वही बात वापस कि 100 गलतियाँ जो सबने की वो सभी हमसे ना हो तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, ये सबसे बेहतर होगा। कपिल। थैंक यू सर। एंड मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मेरे इस सिलेक्शन में सर का काफ़ी योगदान है। और मैं जब से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं तो सर का निरंतर मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता ही रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के बाद 4 महीने 6 महीने तैयारी कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार यहाँ कुछ नहीं होना है, शायद किसी का सपोज़ करिए कोई एसएससी में तैयारी कर रहा है और उसका कोई दोस्त बैंक में सिलेक्शन ले लेता है, तो वो एसएससी फील्ड तुरंत ड्रॉप कर देता है और वो बैंकिंग फील्ड में चला जाता है। फिर 4 महीने वो बैंकिंग फील्ड में तैयारी करता है और तुरंत उसके पास मैसेज आता है कि जो एक दोस्त एसएससी की तैयारी में साथ में तैयारी कर रहा था उसका एसएससी में सिलेक्शन हो जाता है और वो फिर से वहाँ डाइवर्ट हो जाता है। तो वो कैंडिडेट जो ना बैंकिंग की तैयारी कर पाया ना एसएससी की तैयारी कर पाया, वो वहीं पर खड़ा है और जो बैंकिंग वाला था और जो एसएससी वाला था उसने वहाँ पर टारगेट ले लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही और शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों में काफ़ी ऐसे होंगे जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं और ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ होती हैं। लेकिन हमें उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलावा भी अपनी कुछ गोल होते हैं, उन गोल को पूरा करना होता है और उसके लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी होती है। 2015 में मैंने तैयारी चालू की थी और 2015 में मेरा पहली बार लेखपाल में सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनली इंटरव्यू से बाहर हुआ था और उसके बाद से सीआरपीएफ और रेलवे में मतलब कई जगह से सिलेक्शन हुआ। आरपीएफ एसआई में भी फिजिकल से बाहर हुआ। काफ़ी सिलेक्शन ना होने के बाद मैं काफ़ी तरह से टूट चुका था, बट फिर भी मैंने अपना प्रयास रखा और तैयारी को कंटिन्यू रखा, उसके साथ में जॉब भी करता रहा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर फाइनली मुझे इसका रिजल्ट मिला। और आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक यूट्यूब पे सर्च करते हैं मोटिवेशन वीडियो, तो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप लोग सुबह उठते उठते तुरंत व्हाट्सएप या फेसबुक जरूर चलाते होगे, है ना। फेसबुक ऑन करिए, उसमें टाइप करिए अर्थ अकेडमी, ओके।
और फोटोज़ वाले कॉलम पे जाइए। सर की 3 सितारा वाली फ़ोटो है, उसको दिन में 3 बार देख लीजिए, उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू कपिल। इसी श्रृंखला में आगे विकास को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। पेरेंट्स के साथ आए हों तो पेरेंट्स भी स्टेज पर आएँ। विकास का सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ है। तो विकास, और बहुत सारी समस्याओं में एक समस्या होती है पारिवारिक दबाव। फीमेल्स पर कई बार सामान्यता ज़्यादा होता है, आज भी है। भारत कितना भी ऊपर उठ गया हो अभी तक, लेकिन फिर भी चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन इन कंपैरिजन अभी भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन बहुत सारे पारिवारिक दबाव के बावजूद भी विकास में चयन लिया। आप कह रहे हो अभी तो आप फीमेल कह रहे थे, विकास तो मतलब देखने में तो नहीं लग रहे। तो जैसा कि शेयर किया वैसे ये होता है, कई बार परिवार चारों तरफ से इतना दबाने का प्रयास करता है, विषम समस्याएं सामने लाता है, और आपने किसी ने क्लास में खुद भी फील किया हो, देखा हो, और या ये हो सकता है आपको सुनने में मिला हो कि उनके साथ के लोग बड़ा उनको परेशान करते हैं। ठीक है, तो लगातार प्रयास करें, सभी चीज़ों को आगे निकाला जा सकता है। महल बनाने में, घर सजाने में, सागर में जाकर मोती निकालने में समय तो लगता है, शिखर पर जाने में समय तो लगता है, शिखर पर जाने में। मैं चाहूँगा विकास से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। थैंक यू सर। यहाँ सक्सेस होने के लिए 3 चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है निरंतरता, दूसरी चीज़ है जुनून, और तीसरी चीज़ है आपके लक्ष्य के प्रति पागलपन। इन तीनों में कोई भी चीज़ यदि आप नहीं कर पा रहे तो बहुत ही उसके सामना करना पड़ता है। इन सब में निरंतरता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत होते हैं कि 2 दिन खूब जोश में पढ़ लिया, तीसरे दिन कहते चलो थोड़ा रिलैक्स ले लिया जाए, लेकिन होता ऐसा है कि एक के चक्कर में पूरा हफ्ता रिलैक्स में चला जाता है और समय पता नहीं चलता। इसी तरह महीने 2 महीने वेस्ट हो जाता है। यही बताना चाहें कि यदि सफल होना है तो आपको निरंतरता बनाना चाहिए, निरंतरता जारी रखना चाहिए। भले ही रोज़ 3 जो भी टाइम अपना फिक्स करें, रोज़ उतना ज़रूर पढ़े। उस टाइम में चाहे जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम हो उसको सब निगलेक्ट करें। तो बस यही है सफलता का राज। थैंक यू। इसी सीरीज में शिवम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। शिवम 2018 में ही संस्था में आए स्टार्टिंग में, और इन्होंने अपने लगातार प्रयास से जो उस वर्ष के बाद अगले वर्ष एग्ज़ाम हुआ उसमें सिलेक्शन लिया। इनके पिताजी की एक छोटी सी शॉप है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं के बाद मेहनत करते हुए आज इस सफलता के पद पर पहुँचे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ शिवम को, और चाहता हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कुछ खास है नहीं बताने को, बस सर हैं। 2018 में ज्वाइन करा तब लगता था कि कहीं मतलब जॉब नहीं लगेगी, बट जब सर के पास आए तो काफ़ी मोटिवेशन फील हुआ। फाइनली आज नर्वस होते ही। थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट भी शिवम ही हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है, शिवानी, शिवानी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बहुत बधाई शिवानी को। आइए। हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों।
शिवानी से चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सर की कोचिंग में 2017 में यहाँ पर मैंने लिया था, ज्वाइन की। उसके बाद अर्थमेटिक और एडवांस पूरी कंप्लीट की। जैसे कि सबको पता है कि सर गैप नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वैसे ही मैंने भी गैप नहीं किया कभी, रेगुलर कोचिंग में रही। और उसके बाद एसटी और डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी, ऐसे और लेटर वगैरह, वो भी सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया। और उसके बाद टाइपिंग और फिर फाइनली सिलेक्शन हुआ है, तो सर का इसमें काफ़ी योगदान है। और जैसे कि सर मेरे एक मेंटोर हैं, वैसे ही मेरे घर में मेरे बड़े भैया जो हैं वो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने भी CHSL 15 में यहाँ से ही सिलेक्शन लिया था। तो हाँ, और एक बात मैं लड़कियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया कि लड़कियों के पास एक टाइम बाउंडेशन लग जाता है, तो अगर आपको मौका मिला है कि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें और सिलेक्शन दें, अपना भविष्य अच्छा बनाएं। थैंक यू। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात को समाप्त करूँगी कि प्रभु दया से बुद्धि ज्ञान हर एक जीव में होता है, करता है कौन प्राप्त कितना निर्भर प्रयास पर करता है। थैंक यू। थैंक यू। इसी श्रृंखला में आगे रिचा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू रिचा, बहुत बहुत बधाई। पेरेंट्स साथ में आए। मैं रिचा से चाहूँगा वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। थैंक यू सर। पहली बार तो यहाँ सबसे पहले जब भी कोई यहाँ आता था तो सबसे पहले यही लगता था कि कब हम लोग कभी नंबर आएगा, कब स्टेज में आएंगे, पता नहीं कब सिलेक्शन होगा। लेकिन जब भी कोई यहाँ आता था, मोटिवेट करता था, तब लगता था नहीं नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा बस टाइम लगता है, थोड़ा सा बस। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह और पढ़ाई तो मैटर करती है, साथ में पेशेंस भी काफ़ी रखना पड़ता है। खासकर लड़कियों के लिए ये भी हो जाता है कि घर से थोड़ा सा तो प्रेशर रहता है कि कब सिलेक्शन होगा, आगे की क्या प्रोसेस होगी, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। बट यही है कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी पे थैंक यू। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, कविता बनाने में, अलंकार सजाने में, कविता बनाने में, अलंकार सजाने में, रस को दिखाने में, छंद सजाने में, समय तो लगता है शिखर पर जाने में। इसी श्रृंखला में अगले विद्यार्थी स्टूडेंट रोहित, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। मैं रोहित से चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। मैंने यहाँ पर 2017 जून में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और तब से लगा रहा। बस मैं यहाँ पर मेरे बहुत से जूनियर्स और एक्सपीरियंस पर्सन होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप एसएससी की तैयारी करें तो मतलब एसएससी मीन्स पेशेंस, तो आपको धैर्य नहीं खोना है, लगातार लगे रहना है। एसएससी अब धैर्य की परीक्षा लेता है, ये आपको समझ लेना है बस। थैंक यू रोहित। तो मैं अपनी कविता को और आगे बढ़ाता हूँ। समय तो लगता है शिखर पर जाने में, समय तो लगता है शिखर पर जाने में, अच्छा कवि बनने में, अच्छा कवि बनने में, लोकप्रिय होने में, समय तो लगता है शिखर पर जाने में। इसी श्रृंखला में मैं शुभम चाहूँगा वो स्टेज पर आए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन।
मैं शुभम से चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। गुड आफ्टरनून दोस्तों, और सभी सिलेक्टेड दोस्तों को भी बधाई, और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए उनको चरण स्पर्श, और सर को भी चरण स्पर्श। यहाँ पे खड़े होना ही काफ़ी नर्वसनेस होता है, इतना सिलेक्शन लेना भी नहीं। जब 2017 सीजीएल के हमारे सीनियर्स लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो हम सारे दोस्त लोग बैठे थे, तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे जाएंगे तो बोलना ज़्यादा मुश्किल है कि सिलेक्शन लेना मुश्किल है। तो सारे ही दोस्त साथ में रोहित और हम लोग बैठा करते थे, सभी ने सिलेक्शन ले लिया है अभी तक। जितना भी हमारा ग्रुप था छोटा सा, और उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। सफलता तो सबको मिलती है, लेकिन सफलता के पीछे एक राज होता है, और वो राज हमारे सर हैं। अब बात आती है कि हम लोग जब नए नए कोचिंग में जाते हैं तो सारे बड़ी बड़ी जॉब समझ के जाते हैं कि सबको इंस्पेक्टर बनना है या ये बनना है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि किस तरह बनना है। वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आते हैं सारे फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि सिलेबस क्या है, कहते हैं हम तो कर लेंगे। हाई स्कूल में टॉप कर दिया, इंटर में टॉप कर दिया, यहाँ भी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा असली सामना होता है कि असली दुनिया क्या होती है। सबसे जब आप लोग तैयारी शुरू करते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि सिलेबस ही अपना क्लियर नहीं होता है कि हमको सिलेबस क्या पढ़ना है और क्या चीज़ हम चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए होना चाहिए कोई ना कोई मोटिवेशन कि हम किसको देख के क्या बनना चाहते हैं। अगर आप किसी को देख के बनना चाहते हैं कुछ, तो वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं कि वो हो जाएगा आपसे। आपको ये देखना है कि आप एकेडमिक्स में किस में अच्छे रहे हैं, उसी में हमको आगे बढ़ के जाना है। अगर आप एकेडमिक्स में लगता है कि आप, जरूरी नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट हैं तो ही आप एसएससी में आएंगे। आप किसी भी आर्ट साइड से हों या किसी से भी हों, आपको एक लक्ष्य बनाना है जो आप कहीं ना कहीं देख के बचपन में आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ हमको बननी है। और जो चीज़ आपको लगता है कि बननी है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके लिए जुनून से लगेंगे। जैसे कि आप, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में केवल जॉब होती है, अदर भी खेल में या कहीं भी। अगर विराट कोहली पढ़ाई में होता तो शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता, लेकिन उसको लगा कि स्पोर्ट में हम कुछ कर सकते हैं, तो उस जुनून से लगा था कि आज वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। जरूरी थोड़ी ना है, शायद वो इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए आप जो भी अपना डिसाइड करते हैं कि बनना है, उसके लिए कोशिश करते रहें, लेकिन एक डायरेक्शन बना लें कि हमको इस पे जाना है। हाँ, तैयारी सारी जॉब्स की करनी है, लेकिन हमको जो मेन फोकस है उस पर लगे रहना है। उसका अपना सिलेबस देखना है। जब भी शुरू में आए तो सर के साथ थोड़ा सा बात कर लें कि इसको किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। आप 10 जगह से उसके लिए डिस्कशन ना करें कि 10 लोग आपको बताएंगे आप इतने दिनों में कर सकते हैं, आपसे नहीं होगा। और नहीं होगा वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको कि आप लोग गलत लाइन में आ गए हैं। सब लोग बोलेंगे एसएससी में तुमको 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, लेकिन रियलिटी आप देखें तो यहाँ पे सारे 2017 के सिलेक्टेड लोग हैं। मतलब 2017 से उन्होंने तैयारी शुरू की थी, 2018 में सिलेक्टेड हैं। अगर टाइम कम लगा हुआ तो होता शायद 2-3 साल में लोग लग गए होते। कोई टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। 2018 के जितने थे वो भी सीजीएल में लगे थे, वो भी 2017 के थे, हम लोगों के साथ के ही। तो अपना ये ना सोचिए टाइम बहुत लगेगा बस। और जब हम लोग तैयारी कर रहे हों तो एक चीज़ को और, हाँ, सोशल मीडिया का हम लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सोशल मीडिया से बहुत बच के रहना है क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं 10-10 ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। और अब तो टेलीग्राम भी आ गया है व्हाट्सएप से बच के। तो टेलीग्राम में जाके लगातार अपना नॉलेज नहीं होती है, लेकिन दूसरों को नॉलेज देने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा आप लोग बचें कि पेपर देते हैं तो आप आंसर की के लिए डिस्कशन करते हैं, कब आएगी आंसर की कब आएगी। आंसर की आ जाती है तो आप नॉर्मलाइजेशन के लिए लगे रहते हैं। आपका काम है, एक प्रोसेस आपने बनाई है, 1 साल के लिए सोचें कि हम क्या करने वाले हैं और उस पर लगे रहिए। आंसर की कब आती है क्या नहीं आती, जब आएगी देख ली जाएगी। उसके लिए टाइम नहीं वेस्ट करना है कि रिजल्ट कब आएगा। अगर 2018 का हो रहा उसका 2019 भी तो देना, 2020 भी तो देना था। तो इसलिए आप लोग प्रोसेस में लगे रहिए कि आपने हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम निकाल रखा है, उस पर फोकस करना है। मॉक्स पे फोकस करना है, ना कि ये फोकस करना है कि किस डेट को क्या आ रहा है। उस पर फोकस करेंगे तो आपका पेशेंस लूज होगा। और एसएससी के लिए जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस बनाए रखिए और इसकी तैयारी करते रहिए।
और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भैया ने कहा था 2-2 मिनट बोलना है, तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे बाद में। थैंक यू। थैंक यू बेटा। क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस पोस्टल असिस्टेंट अंकित साहू। समय तो लगता है शिखर पर जाने में, घड़ा बनाने में, परिपक्वता लाने में, घड़ा बनाने में, परिपक्वता लाने में, नई खोज करने में, मूलता दिलाने में समय तो लगता है शिखर पर जाने में। मैं चाहूँगा अंकित अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। लगातार प्रयास के बाद पर पहुँचे हैं और बच्चों के साथ जैसे वो डाउट सेशन भी एक टाइम रखे जाते थे और आगे भी रखे जाएंगे, तो उस समय भी काफ़ी एक्टिव रहते थे। अंकित। थैंक यू एवरीवन। सबसे बड़ा थैंक यू सर को जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया। और सबसे पहले तो मैं सर के पास फरवरी 2017 में आया हूँ। मेरा 2016 में NTPC का मेंस देकर जैसे एक नंबर से मेरा आउट हो गया, फरवरी में बिल्कुल हताश होकर आया था सर के पास, बिल्कुल हताश मिलकर ये समझो टूट गया था बिल्कुल। एक तो डिफेंस से एयरफोर्स में मेडिकल आउट हुआ था और SSC के बारे में मुझे 2015 में पता चला कि SSC भी कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सर के पास आए, हमने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था, 2-3 महीने किया। फिर उसके बाद में सर ने एक डाउट सेशन के लिए कुछ लड़कों का प्रैक्टिस बैच से ही एक टेस्ट लिया था। उसमें से मेरे 3-4 दोस्तों का हुआ था। एक शाश्वत शुक्ला जो इस समय एक्साइज इंस्पेक्टर है और एक शिवम शुक्ला जो इस समय पोस्टल असिस्टेंट है। वो लोग 2016 में हो गए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जैसे सर के पास जैसे उन दोनों का हो गया तो मैं थोड़ा सा अंदर से टूट गया। और सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी, सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सर के यहाँ से फिर छोड़ दिया। 2018 में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में मेरा 2017 वाले में LDC में 1 नंबर से उसमें भी रुक गया, फिर से टूट गया। मगर ये उधर ALP वाला आ गया, ये रेलवे में लाइन चेंज कर दी मैंने। 1 साल पूरा रेलवे में लग गया और फाइनली वो भी हुआ कि उसमें मेरिट आउट हो गया। जब मेरिट आउट हुआ, मगर खुदा न खास्ता ये हुआ कि 1 महीने बाद, 1 महीने में जितना भी संभाला अपने आप को, और 1 जुलाई में जैसे LDC हुआ उसमें मेरे नंबर जैसे अच्छे आए। और ये पहला था कि क्रैक हुआ तो पूरा क्रैक हो गया, ये समझ लीजिए। और ये भी नहीं, साथ में 2019 वाला भी क्रैक हो गया मेरा। तो ये है कि अगर आप लगे हैं SSC, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप SSC को बिल्कुल लगे रहिए। आप अगर अदर स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं तो दीजिए उसको, मगर SSC का ये है पेशेंस भी बना के रखना है और रिजल्ट में डिले ज़रूर होता है, मगर SSC का काम कभी भी वैसा नहीं होगा कि आपको वो हो जाए। आप अगर लगे हो तो होगा ज़रूर। थैंक यू सर। थैंक यू अंकित। इसी सीरीज में शिवांगी, शिवांगी पोस्टल असिस्टेंट। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। मैं चाहूँगा शिवांगी की अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। शिवांगी कि जैसे जैसे आए, मॉक टेस्ट दिए, एक एक स्टेप आगे बढ़ा, और कभी कभी हम उनसे बच करके सोचते हैं हो जाएगा और फिर बाद में फिर रिपीट करते हैं, वो गैप्स नहीं करें। जैसे लगातार प्रयास के बाद बहुत जल्दी सिलेक्शन लिया, 2017 में अर्थ अकेडमी ज्वाइन किया और 2018 के इस बैच के साथ सिलेक्शन लिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय सर को देना चाहती हूँ। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तब मैं बहुत ज़्यादा न्यू थी, मतलब मैं उस टाइम पे कॉलेज में थी, मतलब पॉलिटेक्निक कर रही थी और साथ में मैं सर से पढ़ती भी थी और उसके साथ में ट्यूशन्स भी लेती थी। तो सब कुछ करते करते मतलब फिर मैंने 2017 का प्री दिया और मेरा Tier 1 में मेरा 0.5 से रुक गया। उसके बाद मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी खुद से कि कर लेंगे एक ही बार में, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर रेलवे दिया, उसमें भी आउट हो गए। मतलब उसके बाद फिर मैंने 18 वाला CGL दिया, उसमें भी मतलब मार्क्स कम आए, लेकिन मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन फाइनल 18 मेरिट आउट हो गया फिर से DV के बाद भी। लेकिन फाइनली 18 में CHSL 18 में मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपको कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। एसएससी आपके धैर्य की परीक्षा ज़्यादा लेता है, मतलब लगातार लगे रहना बहुत बड़ी बात होती है। और गर्ल्स के लिए तो मतलब जैसे सबने कहा कि गर्ल्स के लिए टाइम बाउंडेशन होती है, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ नहीं रही। मेरी फैमिली ने मतलब हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा कहा जितनी जॉब बॉयज़ के लिए ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी गर्ल्स के लिए है। क्योंकि गर्ल्स का इंडिपेंडेंट होना उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है। गर्ल्स को हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, हमेशा कोई भी टारगेट अचीव करना चाहिए। क्योंकि बॉयज़ तो ठीक ही हैं, उनको तो सभी कोई सपोर्ट करता है, लेकिन गर्ल्स जब अपने पैरों पे खड़ी होती है तो पूरी फैमिली आगे बढ़ती है। इसलिए गर्ल्स को स्पेशली पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू सर, लास्ट में आपको थैंक यू बेटा। इसी सीरीज में आशुतोष पोस्टल असिस्टेंट, मैं चाहूँगा आशुतोष से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था, वेरी एवरेज, इनफैक्ट बिलो देन एवरेज। एंड मैं उस कैटेगरी में आता था जो भैया बोलते हैं बीच बीच में कि जिन्हें ना जोश आता है पढ़ने का। 3-4 महीने जोश आया एंड फिर वो ठंडा हो गया, फिर वो पढ़ाई ख़त्म हो गई। तो मैंने जुलाई 2017 में ज्वाइन की एंड वही 4 महीने का जोश रहा, फिर मैंने नवंबर में क्विट किया। फिर 2018 में अगेन फिर मैं आया, फिर वही जोश था 3-4 महीने का, फिर वो हल्का सा ठंडा हुआ। जब आपके चारों ओर बात होती है ना जैसे कि तब जोश आता है, फिर वो कम होता है। बट एक दिन क्लास में ना भैया ने एक चीज़ बोली थी, हाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैथ्स के साथ साथ अगर जो 10-10 मिनट का भैया बीच में मोटिवेशन देते हैं, सो मार्क ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दैट। जैसे भैया ने बोला था कि पढ़ाई सिलेक्शन हमारी ना लाइफ का बस एक पार्ट है। अगर लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, सो ऑलवेज ऐड अ वैल्यू टू विद योर स्टडीज़। तो अब डिसिप्लिन को कनेक्ट कैसे किया स्टडीज़ में? कनेक्ट करना भी तो ज़रूरी है ना, डिसिप्लिन आ गया कहाँ से आया? तो वो डिसिप्लिन मीन्स अगर आपका जो भी टाइम है 11 बजे 10 बजे, तो फिर उस टाइम पे पेन स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि फिर 11 बजे हम बैठ रहे हैं 10-15 मिनट लेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो डिसिप्लिन एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, मीन्स अगर हमें खुद को ना रीज़न नहीं देना चाहिए। बर्थडे पार्टीज़, मैरिज फंक्शंस, ऐसे ना खुद को रीज़न नहीं देना चाहिए कि आज तो बर्थडे है वहाँ पे जाना है ना, मीन्स वो हो जाएगा। अगर आप आधे घंटे 15 मिनट के लिए भी जाएंगे खाना खाने के लिए, उतना सफिशिएंट होता है, आप फिर बाद में आ जाएंगे। तो वो 2-3 घंटे पूरी उपलब्धि के साथ वहाँ पे प्रस्तुत नहीं रहना चाहिए। तो अपने आप को रीज़न नहीं देना चाहिए पढ़ाई से दूर रहने का। दूसरा, डिसिप्लिन हमेशा होना चाहिए। ये लाइन मैंने भैया से सीखी थी, भैया ने यही चीज़ बोली थी, मेरे को अभी तक याद है, हमेशा याद रहेगा कि पढ़ाई सिलेक्शन सिर्फ एक पार्ट है, कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है तो डिसिप्लिन। थैंक यू भैया। थैंक यू आशुतोष। तो उसी कविता को आगे कंटिन्यू करते हैं कि समय तो लगता है शिखर पर जाने में, परिपक्वता लाने में, नई खोज करने में, मूलता दिलाने में समय तो लगता है शिखर पर जाने में। गिरे हुए पत्थर को मूर्ति बनाने में, गिरे हुए पत्थर को मूर्ति बनाने में समय तो लगता है शिखर पर जाने में। इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा कि शिवम पोस्टल असिस्टेंट, जिनका इससे पहले भी सीजीएल में टैक्स असिस्टेंट के लिए चयन हुआ, स्टेज पर आए। मैं चाहूँगा शिवम से, कई बार चयन लिया और इनके भाई भी चयनित हैं, संस्था के ही छात्र हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहे बच्चों के साथ शेयर करें। मेरे साथ चयनित हुए सभी मेरे सहपाठियों और भविष्य में चयनित होने वाले सभी मेरे सहपाठियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप चयन प्रक्रिया और उसके बारे में आप सभी चीज़ों से हमेशा अवगत रहते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन करना चाहूँगा, जो कि हो सकता है आपके चयन में एक आपकी उज्जवल भविष्य के लिए एक शुभ संकेत साबित हो या आपकी कुछ मदद कर सकूँ मैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारी चीज़ें अपनी जगह अलग अलग महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं एसएससी CHSL की बात करूं कि तो इसमें 3 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है। तो हमारी तैयारी उस हिसाब से होती है कि हमारा प्री, तो अगर हम अच्छी तैयारी से जा रहे हैं तो हम प्री आसानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आती है हमारा Tier 2, जिसमें कि निबंध लेखन प्रतियोगिता होती है और
Tier 3 जिसमें कि टाइपिंग होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे इस संस्था में एक बहुत अच्छी चीज़ महसूस हुई कि मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा। आप एक बार अपनी विश्वास के साथ इस चीज़ से जुड़ जाएं और उसके बाद अपने आप को समय दें। बाकी मार्गदर्शन के लिए सबसे आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे रोहित भैया जी, जो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं कि आप उनके उज्ज्वल मात्र से ही, उनके व्यक्तित्व से ही आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपका जीवन वैसे ही सुगम हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि आपको, जैसा कि सभी ने कहा, धैर्य और सारी चीज़ें, मेहनत और परिश्रम तो करना ही होता है, वो सभी चीज़ें हैं। एक मार्गदर्शन का बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में रोल होता है जो आपका सिलेक्शन का समय कम कर देता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग विश्वास के साथ जुड़ें संस्था से और अपने ऊपर विश्वास रखने के साथ साथ सर की कही हुई बातों पे विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। और सारी चीज़ें इतनी सुनियोजित तरीके से इस संस्था में मौजूद हैं कि आपको कुछ भी अलग से अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ विश्वास के साथ अपना कार्य करते जाना है, अपनी मेहनत और परिश्रम पे विश्वास रखते हुए चीज़ें करती जाना है। बाकी गाइडेंस के लिए सर आपके लिए हैं, तो वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके सिलेक्शन को आपके और नज़दीक लेके आती है। और मैं अंत में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का प्रचलन बढ़ गया है, वो चीज़ें आपके सहयोग के लिए हैं, जैसा कि भैया ने खुद ही कहा है। तो मैं उसी पे जोर देना चाहूँगा कि अगर आप क्लासरूम टीचिंग को उससे रिप्लेसमेंट देखेंगे तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं है। क्लासरूम टीचिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मदद लीजिए, लेकिन क्लासेस ज़रूर अटेंड करिए। क्लासेस से आपके अंदर डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और आपने लक्ष्य के तरफ जो आपका मोटिवेशन है या जुनून है वो हमेशा बना रखेगा, और वही चीज़ आपको सिलेक्शन लेने में काम आएगी और जल्दी से जल्दी अपना मार्ग आप पा पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को, और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू शिवम। इसी श्रृंखला में मैं आगे जाऊंगा। चंद्रभान 2016 में संस्था से जुड़े, पिताजी फार्मर हैं और फाइनेंशियल बहुत सफ़र किया है, संघर्ष भी किया है, जहाँ तक सहयोग रहा उन्होंने दिया। और लेकिन सच यही है कि जब हम किसी बहुत फाइनेंशियल ग्राउंड से आते हैं तो हमें दो चीज़ों से लड़ना होता है। एक तो हमें अपने सिलेक्शन के लिए और दूसरा उन सभी समस्याओं से। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे। मैं चाहूँगा चंद्रभान से कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि किस तरह से इस ग्राउंड से आने के बाद भी चीज़ों को एक एक स्टेप करते आगे बढ़ाते हुए और आज सफलता के पद पर पहुँचे हैं। एक नॉलेज रिजर्वर का कंसेप्ट होता है कंपटीशन में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे कटोरा है उसमें बूंद बूंद करके भर रहा है, जिस दिन भर जाएगा चयन हो जाएगा। ठीक है, उसका भरना जरूरी है, वो कितनी तेज़ भरता है, बीच में फैल तो नहीं जाता है, ये भी सोचते रहना। चंद्रभान। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सर यही कहना चाहूँगा कि मतलब सतत प्रयास करते रहें। 2017 में जैसे मेरा CGL का मेंस था, तो हम मेंस देकर जब बाहर निकले तो मतलब ऐसा लग रहा था कि SSC छोड़ दें, इतना बुरा लगा उस दिन। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बाहर देखा कि सबकी वही स्थिति है, तो यही लगा कि सभी का वही तो उसमें अपने को कॉन्फिडेंस लो ना फील करें, मतलब लगातार लगे रहें। और भैया तो हैं ही, मगर ये है कि लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, सबके समस्याएं हैं। जैसे कि 99 समस्याएं हैं, तो हम समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान ना देकर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर ध्यान दें तो बहुत बेहतर रहेगा। और बस यही बताना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू चंद्रभान। इसी सीरीज में मैं चाहूँगा गौरव CBI। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड,
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। मैं चाहूँगा गौरव से कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सबसे पहले तो मैं अपने इस चयन का आभार व्यक्त करता हूँ परमेश्वर को, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। वरना मुझे तो लगता था कि पढ़ाई मेरे लिए है ही नहीं। मेरा एकेडमिक में जैसे तैसे गुजरा है। उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पढ़ना शुरू किया। फिर अर्थ एकेडमी आए, भैया से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मिलता रहा। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे। कभी घर की कुछ समस्याएं होती थी, कभी बाहर को लेके, कुछ फ्रेंड्स को लेके। चीज़ें आपकी लाइफ में भी ऐसे होती जाएंगी, लेकिन भरोसा रखिए कि जो हमें यहाँ बना के भेजने वाला है वो आपके लिए मार्गदर्शन करता चला जाएगा। आप में से कई ऐसे होंगे जिनको बहुत डिप्रेशन सा फील होता होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील होते होंगे पढ़ाई करते वक्त, या इरिटेटेड भी फील होते होंगे। इसके लिए आप 10 मिनट सुबह या शाम दिन में 2 से 3 बार आप निकालिए और ध्यान करिए, मेडिटेट करिए। आपको इससे बहुत सुकून मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अब मैं बताता हूँ, मेरी शुरुआत 2017 में हुई। जब मैं अर्थ एकेडमी में आया, मैंने पढ़ना शुरू किया। तब लगता था कि जैसे मेरे लिए है नहीं, क्योंकि जीएस इतनी टफ होती है। और जीएस के लिए मुझे तो कई कोचिंग गए, कई किताबें पढ़ी, 4-4, 5-5 किताबें खरीदी, लेकिन एक भी ख़त्म नहीं हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे एसटी देते हुए उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसमें जीएस भी कवर हुई, मैथ्स भी कवर हुई, करंट अफेयर्स थोड़ी देखते रहते थे, लेकिन उसमें इतना मुझे लाभ नहीं मिला। फिर मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर दिया, 2017 में हुआ था। उसमें मेरा टाइपिंग से आउट हो गया था। थोड़ा डिप्रेस था कि स्कोर अच्छा था, प्री में टाइपिंग आउट हो गए। परमेश्वर की कृपा रही, 2017 का CHSL दिया, उसमें टाइपिंग में 0.11 एरर आई। वहाँ पे मेरिट से आउट हो गए। फिर कृपा रही, CHSL 2018 दिया, उसमें नंबर भी बहुत अच्छे आए और आज आपके सामने आया हूँ। कुछ ना करें, अपने ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर ने आपको असीम क्षमता दी है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है। अपने पे भरोसा करें, उस बनाने वाले पे भरोसा करें, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कभी निराश नहीं होंगे, इतना ही कहना चाहूँगा आप सबको। थैंक यू गौरव। एक पल भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, मत पुजारी बन तू स्वयं भगवान बनकर जी। लगातार प्रयास करते रहें, अपने आप को सबसे ऊपर करें। प्रयास करें कि हर जगह अपने आप को ऊपर रखें, तो आपका चयन भी सबसे जल्दी होगा। हम लोग जो सिलेक्शन के टाइम में थे, 2012 में स्टार्ट किया और 2-3 साल का टाइम रहा। टॉप प्रिपरेशन 2013 में हुई और 2013, उससे पहले तो कई सारे चयन हुए, लेकिन 2013 में जब एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुआ तो उस बीच हमेशा ये एक्सपीरियंस किया गया कि क्रीमी लेयर टू बी सेलेक्टेड। आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्रीम में आ रहे हैं, तो आपको जैसे नहीं माखन निकाला जाता है, मथा जाता है और दही बनाया जाता है, ऊपर का मक्खन निकाल लिया जाता है, फिर मथा जाता है, फिर जो ऊपर आता है फिर उसको निकाल लिया जाता है। तो जितना मथा जाता है वही जो जितना मथता है वो उतना ऊपर आता है और उसी को निकाल लिया जाता है, बाकी सब नीचे बैठा रहता है। अंत में आप जानते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूँगा विवेक को, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। विवेक अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा भैया ने शुरू में कहा था
जैसा भैया ने शुरू में बोला था कि जो जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए उनकी मेहनत और पेरेंट्स की मेहनत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेहनत भैया की है। जब हम शुरू में यहाँ पे पढ़ने आए थे तो मुझे एक बार याद है, पीछे बैठे थे, सबसे क्लास में सबसे पीछे बैठते थे शुरू में। तो एक बार भैया ने कोई फार्मूला पूछा और देख के पूछा कि सबसे पीछे जो बैठा उसी से पूछेंगे, और उस दिन 2 घंटा हम मारे। और फिर अगले दिन बुलाया पीछे, तो पूछे क्यों नहीं याद था, तुमने बताया भैया ऐसा ऐसा नहीं याद है, जो बहाना बना पाए। फिर भैया ने कहा जिससे उम्मीद होती है मारते केवल उन्हीं को हैं। उस दिन से कुछ लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। और कोचिंग में भी शुरू में ऐसे ही देख के आए थे कि इस कोचिंग में ज़्यादा भीड़ है, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे आए भैया पढ़ाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शेड्यूल बनाएंगे, टाइम बनाएंगे, इतना काम आपको यहाँ मिल जाएगा, शेड्यूल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका उसी में पूरा दिन निकल जाएगा। और बाकी मॉक टेस्ट देते रहें। बाकी जैसे भैया क्लास टेस्ट होता है तो काफ़ी बच्चे हमें मिलते हैं साथ में जो पढ़ते थे कि दूर से हम लोग आते हैं तो पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, तो आज क्लास टेस्ट से तो क्लास नहीं आते थे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्लास टेस्ट हो तो आराम से आएँ, अपना देते रहें, बाकी धीरे धीरे तैयारी करते रहें। आप सबको भी शुभकामनाएं, आप लोग भी एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू विवेक। इसी श्रृंखला में मेरी वही पुरानी कविताएं और वही मुझे हमेशा याद रहती हैं। मेरे पथ पर फूल बिछाकर दूर खड़े मुस्काने वाले दाता ने संबंधी पूछा, तेरा नाम मैं पहले लूँगा। मेरे जीवित अरमानों पर हंस हंस कफन उड़ाने वाले, यदि वरमाला हाथ लगी तो इसका श्रेय मैं तुझे ही दूंगा। और भी लाइन है, वो सुनाऊंगा मैं भी। इसी श्रृंखला में लाना चाहूँगा पोस्टल स्टेशन सेलेक्टेड रत्नेश। मैं चाहूँगा रत्नेश अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप सब जानते होंगे, जो भी महादेव के भक्त हैं या परमठ जाते हैं, तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं पहली बार अपने दोस्त के, जो भी महादेव के भक्त हैं या परमठ जाते हैं, तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं पहली बार अपने दोस्त के साथ गया, ज़बरदस्ती लेवा गए, और उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ देखी, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो मेरे लिए मेरे महादेव सर हैं। साथ गया, ज़बरदस्ती लेवा गए, और उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ देखी, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो मेरे लिए मेरे महादेव सर हैं। मैंने 2011 में अपना क्लास 10th कंप्लीट किया। अच्छा, मेरे घर में बैंकर्स इतने हैं कि आप उंगलियां कम पड़ जाएंगी। ताऊ, पापा, चाचा, जीजा, भैया, उनके भी लड़के सब बैंकर हैं। लेकिन मुझे लगा कि यार फील्ड बदलो, अच्छा नहीं है। एक बार मेरे मोहल्ले में एक्साइज इंस्पेक्टर की गाड़ी आई, ब्लू कलर की थी, नीली बत्ती उस समय चलती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कैब रखी, भारत सरकार लिखा। मैंने अपने पापा से कहा कि आपके बैंक में जो डीजीएम लेवल का अधिकारी होता है, क्या उसको मिलती नीली बत्ती? कहीं ना हमारे यहाँ एमडी को नहीं मिलती है। हमने कहा पापा बैंक बेकार है फिर आपकी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ करके दिखाओ। भाई उनका अपना जायज़ था, उन्होंने हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी थी। तो मैंने कहा ठीक है। 13 में मैंने जब 12th पास आउट किया तो मैं किदवाई नगर में एक नामी कोचिंग है, रॉयल गाइडेंस सेंटर, मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो मेरे पास के मेरे सहपाठी थे, उनको 40 दुकान का शौक़ था। दिनेश समोसा केंद्र घूमने का अड्डा था, तो हम लोग वहीं पे जाते थे। 2017 में जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया
मैंने बीएससी कंप्लीट करी। मेरे फादर ने बहुत प्रेशर किया, सब बीटेक कर रहे हैं फैमिली में कि सब बैंकर हैं, तुम देखो अलग फील्ड चुन रहे हो, क्या होगा ये वो। तो मैंने कहा ज़रूरी थोड़ी ना कि जब आपने डिसाइड कर दिया कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है तो क्या मतलब है बीटेक करने का, आप उतना पैसा हमें दे दीजिए, हम अय्याशी कर लें थोड़ी सी। तो बात इतनी सी है ये सब बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब फाइनेंशियली हर टाइम अवेलेबिलिटी हो। अगर आपके पास है भी लेकिन आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये मायने करता है। आज की तारीख में हर कोई 599 का रिचार्ज करा रहा है, लेकिन उसके लिए अगर कह दो कि यार सर ने एक शीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लो, तो हम लोग खुद कहते थे बहुत महंगी दे रहे हैं सर, बहुत महंगी दे रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। उसके बाद 17 में सर के यहाँ आए। अच्छा, जब एंट्री करी तो पहले दिन तो उस वाली बिल्डिंग में थे हम लोग, पीछे बैठे, बड़ा अच्छा लगा। इतनी भीड़ है, सर तो कभी अटेंशन ही नहीं दे पाएंगे। अब तो फुर्सत है साल 2 साल की, घर से कोई दबाव नहीं था क्योंकि घर से हमसे बड़े लोग थे, उनका पहले सिलेक्शन हो। भाई होता है सबके घरों पे कि भैया का हो, दीदी का हो, तब हमारा हो, तो हम कोई वही नहीं, प्रेशर ही नहीं। अच्छा, धीरे धीरे दीदी लोग बड़ी हो गई, शादी हो गई, फिर जब आपकी नंबर आता है तो एकदम से प्रेशर बनता है। उस समय से सिम धोखा दे दिया। तो अब भैया की शरण में थे, देखते गए, संघर्ष किया, भैया के साथ गए भी फूलबाग, वहाँ हम लोग गए थे, कहाँ पे भैया गए थे, गुमटी। तो भैया बुलेट में अपने एकदम जो कबीर सिंह की टोन बजती है, वाड़ा वाह, तो हम लोग भी ज्वाइन किया, अच्छा लगा सब, मतलब प्रोटेस्ट भी किया, चलता रहा सब कुछ। 17 में मैंने भी सीजल दिया था, मेरी भी हवा टाइट सबकी तरह। उसके बाद CHSL में फाइनल मेरिट से आउट, फिर 18 दिया, MTS दिया, मतलब सब तरफ से चलता रहा। घर वाले एक तरफ से अलग प्रेशर, बैंकर, बैंक बैंक बैंक। अब मजबूरी में मैं फॉर्म भर रहा हूँ SBI क्लर्क। मैंने हर बार प्री निकाला क्योंकि भैया इतना पढ़ाई देते थे कि मैथ्स तो कर ही लेंगे, तो हो जाता था, रीजनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके बाद एट प्रेजेंट मैं RRB क्लर्क हूँ, मेरी पोस्टिंग गोंडा में है, PNB की ग्रामीण बैंक है प्रथमा, मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो मेरा रिजल्ट आ गया था मार्च में RRB क्लर्क का, पर किस्मत इतनी ख़राब कि ज्वाइनिंग पहली बार बैंक में इतनी लंबी ज्वाइनिंग लेट मिली। अगस्त 16 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। हमने कहा SSC बन रहा है, लग रहा बैंक भी इसी को ज्वाइन कर लो, नहीं तो SSC की तरह ऐसा होगा कि बहुत डिले हो जाएगा। अच्छा, भैया को इसलिए नहीं बताया कि खुद को लगता था कि यार SSC के लिए भैया के पास आए तो सिर्फ SSC का रिज़ल्ट लेके जाएंगे भैया को, वरना और कोई रिज़ल्ट नहीं बताएंगे। वो भी जब ये CHSL का रिज़ल्ट निकला तो मेरा फ्रेंड है विवेक मिश्रा, जो कि खुद सेलेक्टेड है पोस्टल असिस्टेंट, इसने भैया को कन्वे किया कि भैया इसका भी हो गया, ये बता नहीं रहा आपको और ये आ जाया। तो मैं बस इतना बताऊंगा कि आप बहुत सही संस्थान में बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी अन्य संस्था के चक्कर में आप ना आए। अगर आप यहाँ पे आ गए तो मंदिर में जैसे नहीं होता ब्लाइंड डिवोटी कि आप हम घुसे तो बाबा करेंगे जो करेंगे हमारे, तो सही बता रहे हैं, हमारे बाबा ही हैं, इनसे बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे। और मतलब आप ये ना सोचिए कि ये एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको मतलब ओवरऑल लेके चलते हैं पूरी तरीके से कि आपको भविष्य में आगे क्या करना है, किस हिसाब से करना है। मैं पहले यही सोचता था, आप में से भी कई लोग सोचते होंगे कि हम लोग इनको भैया क्यों कहते हैं, सर क्यों नहीं कहते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम से था, कोविड में, तो मैं एक्चुअली हमारी फ्लुएंसी रहती थी कि हम लोग सर इंट्रोड्यूस करें, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि हम लोग भैया क्यों कहते हैं, सर क्यों नहीं कहते हैं। एक रिश्ता होता है कि हाँ हम स्टूडेंट हैं, सामने वाला टीचर है, तो सर ही निकले हमारे मुंह से। तो मैं बहुत दिन सोचता रहा, मतलब किसी से मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी। फिर लेकिन जब धीरे धीरे आप भी यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आप समझेंगे जो हमारे और सर के बीच में या भैया के बीच में इंटरेक्शन है, वो आपके इस रिश्ते को सर से लेके भैया तक कन्वर्ट कर देता है। आप समझेंगे नहीं कि ये हमारे टीचर हैं कि हमारे भैया हैं। आप किसी भी तरीके की इनसे सिचुएशन आप डील करिए, किसी भी उसमें आपको ये हेल्प आउट करेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत अच्छे शब्द बोले आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली इसी श्रृंखला में ज्योति, जिनका चयन स्टेनो के लिए हुआ, मैं चाहूँगा वो अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर आएँ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
मैं चाहूँगा ज्योति से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें बहुत कम शब्दों में, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अपने एक बच्चा अमन जिसने अपने दुखद पहलू को शेयर किया आपसे, और उस बीच ये बताया कि उस संघर्ष का टाइम हमारे पास रहा जब उनके फादर नहीं रहे, काफ़ी टाइम रहा, और दुर्भाग्य ही है कि कुछ समय पहले ज्योति के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। मैं ईश्वर की उनकी शांति की, आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ। बाकी ज्योति से चाहूँगा कि धैर्य के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। थैंक यू सर। जैसे सबने कहा यहाँ पे कि वहाँ से यहाँ तक आने में समय तो लगेगा आपको, लेकिन ये है कि बस आप अपना धैर्य बनाए रखें। और जैसे कि सबके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। किस्मत जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ मेहनत होती है। मेरे पेरेंट्स के बाद अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया तो वो भैया ही हैं। और जैसा अभी बोला उन्होंने कि हम इन्हें भैया क्यों कहते हैं, तो वो आपको खुद से महसूस होगा कि हम इन्हें भैया क्यों कहते हैं। सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अच्छे से मेहनत करिए, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर। बस थैंक यू सर। थैंक यू। इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा कि आगे शिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जो खुद शायद बाहर हैं तो आ नहीं पाए, उनके पेरेंट्स आए हैं, वो स्टेज पर आए। शिखा के पेरेंट्स स्टेज पर आए। मैं चाहूँगा शिखा की मदर से अगर 2 शब्द कहें तो हमारे लिए वो सौभाग्य होगा। शिखा के बारे में जैसे आपने संघर्ष देखा। मैं आप लोग से बोल रही हूँ कि हमारी शिक्षा जो है यहाँ पर है नहीं, अगर होती तो आप लोग को बताती। और आप लोग का बहुत धन्यवाद। वो यहाँ और हमको उसने भेजा, हर जगह हम उसके सिलेक्शन में ज़रूर जाते हैं, जहाँ भी कहीं काम होता है हम ही को ही जाना पड़ता है। और आज भी उसने कहा कि मम्मा तुम ही जाओ, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो इसी तरीके आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये CHSL और अन्य एग्जाम में जिसमें बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस हुए, उनमें जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, शॉर्ट टाइम मिला, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से उपस्थित इस बीच नहीं हो पाए। उनमें से जो भी थे, उनमें से आपने उनकी समस्याओं, उनकी चीज़ों, उन सभी के मध्य आपने ये देख लिया होगा कि अगर आप लगातार प्रयास करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू यहाँ प्रेजेंट होने के लिए। और मैं अंत में यही कहूँगा कि लगातार किया गया प्रयास और बिना किसी गैप के अगर लगातार लगे रहें तो इन बच्चों के मध्य आपने सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन इसके बावजूद भी रह गया हो तो वो हमसे पूछ सकता है, मैं जवाब दूंगा या हमारे जो बच्चे चयनित हैं वो आपको जवाब देंगे। किसी का भी कोई सवाल, शुरुआत में बहुत सारे सवाल आप लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल इसी मध्य मिल गए, उसके बाद भी अगर कोई बचा हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। बैठ जाइए। हाँ आप बताइए, बैठ जाइए। और कोई? पहला सवाल कि घर में अगर कुछ काम होता है, जैसे किसी के घर में कोई शॉप है या कोई ऐसा काम है जो फैमिली बिजनेस है और घर से ऐसा प्रेशर होता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैं कहूँगा इसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी एक एक स्टेप की जानकारी, अपनी सफलता की, जो आप कर रहे हैं उसको अपडेट करेंगे तो प्रेशर कटेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे और आप सारी प्लानिंग्स अपने मन में रखेंगे तो वो नहीं घटेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी बात बिना कहे सिद्ध हो जाए। मतलब आप सोच लें कि आप सोच तो कुछ रहे हैं और वो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको बताना पड़ेगा जब आपको बताने की ज़रूरत हो। जब तक बताने की ज़रूरत नहीं है तब तक आप उसको मन में रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम होता है जब चीज़ें बतानी होती। अपडेट करिए। जब आपके पेरेंट्स को लगने लगेगा कि नहीं, इस शॉप पे बैठने या किसी बिजनेस वर्किंग को संभालने के कंपैरेटिवली बेहतर सोच रहा है, तब ये तय होगा कि आप बेहतर थे और वो बेहतर नहीं सोच रहे थे। मैंने 8 बार रिजाइन किया और अंतिम बार तो इतना ऑब्जेक्शन था, चाहे वो परिवार से हो
और चाहे वो दोस्तों से हो, कुछ लोग थे सहयोग में भी थे, है ना। जैसे जब चीज़ें डिस्कस होती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आप बेटर हैं, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि आप बेटर भी सोच रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के अलावा उनका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आप बेटर सोच रहे हैं, ये आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, और जब आप ये जस्टिफाई करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलने लगेगा। थोड़ा कम। दूसरा सवाल आपका था कि सारे सब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज करें। मैं चाहूँगा कोई स्टूडेंट हाथ उठाए और इस बात का जवाब दें। वैसे इस सवाल को मैं अगर इस सवाल से रिप्लेस करूं कि 10 घंटे की नौकरी करने के साथ भी पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, तो सवाल और कठिन हो जाएगा। मैंने खुद किया है। जब आपके पास सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं होता तब आप मैनेज कर सकते हैं। जब जब आपको कंछेदन, मुंडन, 13वीं इन सब में जाना होगा, मित्रों के व्हाट्सएप अकाउंट बहुत एक्टिवेट रहेंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपका जो टाइम है उसको मैनेज करें, उसमें एक मिनट को जगह जगह से बचाएं ताकि वो कहीं वेस्ट ना हो। अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं मतलब फ़ोन का बड़ा इशू है। तो मैंने कहा सबसे पहली लड़ाई तो यही है कि फ़ोन से आप दूरी बना पाएँ। अगर आपको पढ़ना है, कलाम साहब ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी आइसोलेट फॉर सम टाइम। आपको सभी चीज़ों से आइसोलेट होना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जो अच्छा लगता है उस पर आदमी ज़्यादा फोकस करता है, ये तो हमेशा मानव प्रकृति है। जो अच्छा लगता है आदमी उसे फोकस ही करता है। तो आप इसको थोड़ा रिवर्स करें, जो अच्छा लगता है उसको सबसे कम ध्यान दें, जो सबसे बुरा है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो एक बैलेंस हो पाए। जब आप किसी सिलेबस को, कंपटीशन का सिलेबस इतना ब्रॉड है, जब आप उसको पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब उस टाइम इतना लोड होता है कि उसको कवर करना थोड़ा टफ होता है और चीज़ें छूटती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका माइंड लेवल इंक्रीज होता है, साथ साथ लोड भी कम होता है, फिर आपकी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। लेकिन किसी भी दिन आप ये सोचें कि अब मैं इसको छोड़ दूं या हमसे नहीं हो रहा है, बस ये स्टेप ना जाए, लगातार अथक प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक। आपका सवाल था कि जब कोई चैन से बाहर होता है तो क्या करता है, बताते हैं। मैं 2012 सीजीएल दे रहा था तो मेरा पहला अटेम्प्ट ही था। मैंने प्री तो जैसे तैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस की दम पे निकाल ली थी। इंग्लिश में मेरे माइनस में मार्क्स थे, -1। रिजल्ट आया, नंबर देखे, जोड़े जाड़े सब कुछ अच्छा लगा, फिर शायद प्री लेकिन क्वालिफाई हो गया। मेंस दिया, नहीं हुआ। उस दिन एक निर्णय किया था, क्या तो मैं रहूँगा या एसएससी, 2 में से एक ही आदमी रहेगा, तीसरा नहीं रहेगा। मतलब अगर वो रहेगी तो हम छोड़ देंगे, अगर एसएससी जीवित रही और बनी रही तो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे मेरा पर्पज़ आप समझ ही रहे होंगे कि मेरा पर्पज़ था, अगर मैंने सिलेक्शन नहीं ले पाया, वो आगे निकल गई तो फिर हम नहीं जी पाएंगे। एक दिन तो ये भी तय हुआ था कि देखो अब सब छोड़ना पड़ेगा संसार उसके आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो उन सब चीज़ों के साथ मैनेज करना पड़ता है, उससे ऊपर उठना ही पड़ता है, क्योंकि ये तय है कि जब आप हारे हैं तो आपने सीखा भी बहुत कुछ। ऐसा नहीं था कि जिस दिन आप संस्था में पहले दिन आए थे, जिस दिन आपने कंपटीशन में पहले दिन कदम रखा था, फेल होने के बाद आपका लेवल वही है, ऐसा नहीं था। फेल होने के बाद आपका लेवल इंक्रीज हो चुका, बस आपका वो कटोरा नहीं भरा है जिसकी मैंने जिक्र किया था। उसमें भरने में कुछ बूंदें और भरिए और फैलने तो बिल्कुल ना दीजिए। तो चीज़ें धीरे धीरे अपग्रेड होंगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं और मैं ये देखता हूँ 90% से ज़्यादा 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार असफल होने के बाद भी सेलेक्ट होते हैं। कोई भी नहीं कहा कि मैंने पहली बार उठाया, मैंने इंटर किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें इंटर के जस्ट बाद ही चयन होता है, उनको छोड़ दीजिए, वो तो स्ट्रेटजी वही है कि हो तो हो, नहीं तो जाओ बाहर, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सारे कंपटीशन में आपको समय लगता ही लगता है। ठीक, असफलता से आप सीख रहे होते हैं, उससे आप आगे बढ़ रहे होते हैं और धीरे धीरे समय लगता है। जैसे मैंने पूरी कविता बताई थी एक बच्चे द्वारा लिखी हुई, तो आप आगे बढ़ पाते हैं। और कोई सवाल? हाँ बोलिए, आप माइक पास करिए। भैया जैसे अभी भैया ने बोला कि 3-4 महीने एकदम जोश रहता है पढ़ने का, फिर डाउन हो जाता है, ऐसा मेरे साथ होता है हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को सफलता 2 ही चीज़ें दिलाती हैं, या तो ज़रूरत या जुनून, या दोनों। तो ज़रूरत हो तो फिर बढ़िया है, जुनून हो तो भी बढ़िया है, और दोनों हो तो बढ़िया है।
यही एक चीज़ आपकी कंटिन्यूटी को बनाती है। और किए गए एक्सपीरियंसेस, जो पीछे एक्सपीरियंस किए बच्चों से आपने सीखा। मैंने कल की क्लास में कहा था कि सिलेक्शन इसलिए नहीं लेना है कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन इसलिए लेना है क्योंकि कठिन है। और जब कोई आदमी कोई कठिन चीज़ पाता है तो उसको सम्मान मिलता है, उस सम्मान की लड़ना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक होता रहेगा। कंटिन्यूटी ब्रेक करेंगे तो वो सम्मान नहीं मिलेगा, ये सोचिए, नहीं ब्रेक होगी। ठीक। और किसी बच्चे ने हाथ उठाया, हाँ बोलिए आप। बैठ जाइए। अगर आप इसके मध्य में ये सोचते हैं कि पेपर अलग आता है, यहाँ टेस्ट अलग कराए जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ का पेपर तो टफ रहता है इन कंपेरिजन टू एग्जाम। आप प्रेशर महसूस करते हैं। प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब चीज़ें और बेहतर होंगी। कहने का मतलब ये कि आप एग्जाम को अगर हुआ बनाएंगे कि एग्जाम अलग है। जैसे मैं जब तैयारी शुरू की थी तो मॉक टेस्ट देते समय जब पेपर होता है तो अपने दोस्तों से ऐसे ही बात करते थे, ऐसा मान लेते हैं कि आज एक और मॉक टेस्ट, ऐसा मान लेते हैं एक और मॉक टेस्ट है, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप उसको एग्जाम की तरह प्रेशर फील करेंगे, एग्जाम फोबिया बनाएंगे, तो फिर वो समस्या है। फोबिया मत बनाइए, आराम से दीजिए, घर में प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस करिए, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, लगातार करते रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लगी। मतलब इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है प्रैक्टिस। पर्सनल कुछ आप और सोचते हो, माइंड में कुछ और चलता हो, तो वो पर्सनल इशू हो सकते हैं। कॉमन आंसर यही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें सही, कुछ भी और मत सोचिए। किसी और कोई क्वेश्चन बोलिए। दोबारा। वेब सीरीज नहीं देखते? वैसे कौन सी वेब सीरीज देखने से मन लगता है? मतलब आंसर क्या बताऊंगा, कोई स्पेशल या कुछ और? आप आइसोलेट होने का ट्राई करिए, मन लगने लगेगा। एक वेब सीरीज और देखिएगा, कोटा फैक्ट्री 1, 2 मत देखिएगा, अच्छी नहीं लगती मुझे। 1 देखिएगा, पहले भी मैंने देखी थी और फिर भी दोबारा देखी। कोई भी आदत 21 दिन में पड़ जाती है, चाहे छोड़ने की हो और चाहे डालने की हो। 21 दिन छोड़िए, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सब छूट जाता है। कोई भी आदत 21 दिन में छूट जाती है। एक साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लगातार 21 दिन प्रयास करिए, नहीं छोड़ना है, नहीं मतलब करना है, नहीं पढ़ना है लगातार। और उस बीच आपको ये महसूस होगा कि मतलब तो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब ऑटोमेटिक करने लगेगा। और कोई सवाल बोलिए। चौहान स्पेशली, चलिए खैर आगे। नहीं, ये तो खैर ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन हाँ फिर भी आगे बैठ जाइए। सबसे पहली बात, एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता, ये अभी जानने का टाइम नहीं। उसके लिए कोई अलग से क्लास भी नहीं होती, अलग से बताना भी नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आपको समय के साथ पता चल जाता है। अभी आपको ये करना है कि जो उसका सिलेबस है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए, वही एसएससी है। अभी एसएससी को नहीं जानना है, सिलेबस कंप्लीट करते करते एसएससी के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते 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 इसी भी सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि सब कुछ जानने के भी चक्कर में पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब मैं बताऊँ प्री होता है, मेंस होता है, ये सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं। एसएससी के बारे में जानने का कोई उससे, आप क्लास टेस्ट से लेकर मॉक टेस्ट तक, या जो आप जब आप आगे दें और जो सिलेबस होमवर्क दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, बस यही एसएससी है। माइक दीजिए पीछे। किसी बात का कोई भी आप में से आंसर देना चाहे, मैं आप बेशक हाथ उठा सकते हैं। मैं बुलाया भी था, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। Why is there extra privilege given to jobs apart from private jobs? To the government jobs? Yeah, like there is always the extra privilege given to the government jobs. बैठिए, बोला मैंने, इसका आंसर मिल चुका है आपको, क्योंकि वो कठिन है। But there are also a lot of private jobs like which are also tough. Like for an example, like like the IT sector, like doing a good job in good event. हैं कहाँ आप पहले?
खड़े हो जाइए, अगर इस थोड़ा सा समझदारी दिखाएं तो खड़े हो जाइए. So like working in a MNC, got selected in some MNCs, and also working in IT sector is also like one of the toughest job to do. But the pressure of the parents that whether you are earning more or less, yet you should go for a government job. Why is this? Like I'm also a working person. I'm working in an IT company, but there is always the pressure of my parents that you should go for an like government job. Okay, ठीक, बैठ जाइए बाप. सबसे पहले शादी के रिश्ते आते हैं या नहीं आते? अभी बताइए, शादी के रिश्ते आते हैं? अभी आते हैं ना. तो कभी महसूस किया होगा कि उनके ज़्यादा अच्छे आते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है. तो पहली बात तो बेसिकली इस बात का आंसर ये है कि समाज की एक व्यवस्था है जिसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई अपनी बेटी देना चाहता है. सर आई गेस दिस इज इसी तरह आपकी बात पूरी हो गई. अब डायलॉग नहीं हो रहा है यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया, अब सिर्फ आंसर है. इसी तरह से आपके पेरेंट्स और आपके आसपास के मित्र लोग वो ये मानते हैं कि मैक्सिमम सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, और ऐसा है भी. जो लोग गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, आपने भी खुद देखा होगा कि उनकी लाइफ एक पैटर्न से स्टार्ट हुई और कभी बड़ा सा रिस्क नहीं आया. इवन देन अगर कोई कैजुअलिटी भी हुई तो भी वो कवर की गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है भारत सरकार की, इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी गई है. ये सामाजिक एक व्यवस्था है. तो पहली बात तो समाज से लड़ा नहीं जा सकता, हम उन चीज़ों को समझा नहीं सकते. दूसरी बात, अब आपकी अपनी पर्सनल बात आती. पर्सनल बात ये आती कि जैसे मैं भी 8 बार रिजाइन करने के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो आज हमसे कोई थोड़ी ना कहता है कि अरे फालतू छोड़ दी थी, तब कहते थे. तो पहले आपको ये समय गुजारना होगा जिसमें ये बात सिद्ध हो कि आप बेहतर सोच रहे थे. इस बात का यही आंसर कंप्लीट होता है. और किसी को कोई क्वेश्चन? तो अगर आप अपने आप को समय के साथ सिद्ध कर पाएंगे तो आप बेहतर है, नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो एग्जाम्पल भी नहीं बनेंगे. ठीक है, तो सिद्ध करिए, आप जो कर सकते हैं उसी को कंटिन्यू करिए, लेकिन आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप वो बेहतर कर सकते हैं. और कोई? हाँ, अब इंग्लिश को सबसे पहले मैंने मैथमेटिक्स की तरह टिकल किया. मैंने इंग्लिश को इंग्लिश नहीं माना, मैं इंग्लिश को मैथमेटिक्स माना, और उसको ऐसे सोचा कि ये मैथ है, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ये फिर फार्मूला है, ये फिर क्वेश्चन है, ये फिर सोल्यूशन है. जब हमने मैथ्स को इंग्लिश मानना स्टार्ट किया तो मेरा वो पेट सब्जेक्ट बन गया, मैं करता गया. अब उसके स्टेप ऐसे हैं कि मैंने ग्रामर को पहले थॉरोली पढ़ा. एक बार आपको थॉरोली पढ़नी पड़ेगी चीज़ें. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया. जैसे मैथ्स में मैं करता था, मतलब मैंने पहले ही बोला कि मैंने इंग्लिश को मैथमेटिक्स माना. जैसे मैं मैथ्स में करता था कि मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाया और पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया, मान लो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस उठाया, और प्रॉफिट लॉस उठाने के बाद हमने उस पर 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको आज. ये 1000 ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ाने के बाद सोचा, मैं करता था, मुझे लगता मैं करता था, मेरा हुआ है, यही रास्ता ऐसे ही होगा, इसलिए मैं 1000 सवाल कराता हूँ प्रॉफिट लॉस पे. नहीं तो नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो 5-10 होते हैं. यही काम इंग्लिश में गलत होता है. आदमी एक चीज़ को पढ़ने के बाद उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं करता, फिर वो नॉर्मल नहीं लगने लगती है, हर एरर नो एरर लगती है, उसको समझ ही नहीं आता करना क्या है. इसी तरह से जब आप एक रूल पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर मिसलिनियस करते हैं, तो मैथ में क्या करते हैं, पहले आप नियम पढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस पे 1000 सवाल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज आता है, ऐसे डिफरेंट चैप्टर्स आर देयर, और उसको कंटिन्यू लगातार आगे करते चले जाते हैं. फिर आपको चीज़ें सामान्य होती है, फिर आप मिसलिनियस करने लगते हैं. इसी तरह इंग्लिश प्रिपेयर होती है. धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि लैंग्वेज है, कुछ गलतियाँ और होती हैं जो भी और सुधार लेती. ठीक है, तो इस तरह इंग्लिश कवर होती है. तो आई थिंक अगर किसी का कोई और सवाल हो तो हाथ उठा सकता है, लेकिन मोर ओवर मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पूरी हो गई. बाकी मैं क्लास में गाइड करता रहता हूँ. वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. और मैं मानता हूँ कि जो 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के समय अंतराल में आपने अपने अंदर एक जुनून और एक जोश भर पाया है, ये ख़त्म ना हो, इसको मेंटेन रखिए, अपने पास रखिए, और हमेशा सोचिएगा कि यहाँ तक आना है, मतलब चयन लेना है, और उस दिन ही सबसे बेहतर होगा. ओके डॉक्टर.